हेलो दोस्तों, आलम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी तथा स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी आप तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतिहास का संक्षिप्त विवरण बताया जा रहा है। इस तरह की वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब हम क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो क्लास आज स्टार्ट होती है ऋग्वेदिक काल से। इससे पहले भी हम क्लास करवा चुके हैं इतिहास की, जो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी करा चुके हैं। आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं ऋग्वेदिक सभ्यता। आप उन्हें जाकर वीडियो देख लीजिए। तो आज हम करेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। अब इस टाइम को जो पीरियड बताया वो किसने बताया था? तो बताया था विंटरनिश ने, जो ऋग्वेदिक काल के समय का निर्धारण किया है, विंटरनिश ने। अगली बात आती है कि आर्य कहाँ से आए थे। ऋग्वेदिक काल में आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्यों की जो स्थिति बताई है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। दयानंद सरस्वती ने बताई है तिब्बत से आए थे। आर्य जो आए थे वो दयानंद सरस्वती ने बताया था कि तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर पेंका हट ने बताया जर्मनी से आए थे। गंगाधर झा ने बताया मध्य भारत से आए थे। मैक्स मूलर ने बताया मध्य एशिया से। और जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मैक्स मूलर का ही है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य आरंभ में कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव में बस गए थे। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। अब सप्त सैंधव क्या होता है? तो प्राचीन भारत मतलब आर्यवर्त के 7 प्रमुख नदियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु। सामूहिक रूप से सप्त सिंधु कहा जाता था। और इन नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो ऋग्वेदिक आर्यों का निवास स्थान था। अब ये 7 प्राचीन नदियां कौन कौन सी थी? तो ये 7 प्राचीन नदियां थी। सिंधु थी, वितस्ता थी, अक्षणी थी, परुष्णी थी, शतुद्री थी, विपाशा थी और सरस्वती थी। अब इनके कुछ वर्तमान में भी नाम हैं। वितस्ता का नाम झेलम और अक्षणी का नाम चिनाब। परसुड़ी का नाम जो वर्तमान में नाम है वो रावी है। और शतुद्री का नाम सतलज है। विपाशा का नाम व्यास है। सरस्वती इस टाइम वर्तमान में सरस्वती जो अब विलुप्त हो गई है। अगली बात आती है सिंधु। तो सिंधु जो थी ये आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती जो मानी गई है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी है? विपाशा जो व्यास है, शतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, परसुणी, रावी तथा अस्किनी चेना। ये सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। एक पर्वतमाला जो नाम है उसका मुजबंत, मुजबंत मतलब हिमालय, जो इस टाइम हिमालय के नाम से जानी जाती है, मुजबंत के नाम का भी उल्लेख मिलता है। गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख जो किया गया है वो 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? किस तरीके से शासन करते थे? तो राजा का पद जो था वो वंशानुगत नहीं होता था। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। और लास्ट के समय में जब राजनीति, जब ये ऋग्वेदिक काल लास्ट का समय आया तो इसमें जो है गोप का पद जो हो गया था वो वंशानुगत हो गया था। पहले स्टार्टिंग में वंशानुगत नहीं होता था, बाद में आकर गोप का पद वंशानुगत हो गया था। राजा का पद अर्थात राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्था होती थी, जो विदत थी, सभा थी, समिति थी, स्पष्ट थी, जो गुप्तचर का काम करती थी। एक था बलि। बलि क्या होता था? ये राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर होता था। अब राजनीतिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी? तो थी नंबर 1 पे जन थी, विश, ग्राम और कुल। अब जो इनके प्रमुख होते थे, जन का प्रमुख कहलाता था गोप, और विश का कहलाता था विशपति, ग्राम का कहलाता था ग्रामणी, कुल का कहलाता था कुलूप। ये इनके प्रधान थे, मुखिया थे, नेता थे यहाँ के। आर्यों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्य यायावार जीवन व्यतीत करते थे। यायावार का मतलब होता है घुमक्कड़। ये घूम फिर कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। गाय एवं घोड़ा जो थे इनके प्रिय पशु थे, पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो ये 24 बार मिलता है। मुद्रा प्रणाली नहीं थी उस टाइम, मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु विनिमय होता था, मतलब जो
वस्तुएं थी वो एक्सचेंज होती थी। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। व्यापार में निष्क नामक एक सोने का जवाहरात होता था, उसका प्रयोग करते थे। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, यानी वस्तु विनिमय होती थी। अगला इनकी सामाजिक स्थिति की बात करें। सामाजिक स्थिति में अपनी बात करेंगे। ये पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे और समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो जैसा काम करेगा उसी तरीके से उसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर रखा जाएगा। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। ये घोषा, उपाला और लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं और यहाँ विधवा विवाह भी चलता था। विधवा विवाह होता था इस टाइम, इस पीरियड में। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? बहतू। बहतू कहा जाता था। विवाह के समय जो मिलने वाला उपहार था उसे बहतू कहा जाता था। अमाजू, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अमाजू, ये कई बार आया, अमाजू या अमाजू के नाम से। अमाजू आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं थीं, यानी अविवाहित रहती थी और अध्ययन करती थी। घरेलू दासों का, घरेलू जो नौकर थे उनका प्रयोग होता था। अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ये इसका टाइम पीरियड जो चला वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, आर्य कहाँ कहाँ आ गए? अब आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। इस क्षेत्र में आर्यों ने कृषि करना आरंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत गुरुकुल का जो गृह युद्ध हुआ था वो भी 950 ईसा पूर्व में हुआ था और उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो ये जो गृह युद्ध हुआ था ये 950 ईसा पूर्व में हुआ था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था। राजा की शक्ति में वृद्धि एवं राजपद जो हो गया था वंशानुगत हो गया था, पूरी तरीके से वंशानुगत हो गया था। उसमें लास्ट में आकर ऋग्वेदिक काल में हुआ था, यहाँ पूरी तरीके से वंशानुगत हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में अब राजा को क्या कहा जाने लगा? राष्ट्रिक। और पहले उसमें क्या कहा गया? गोप कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्रिक, ऋग्वेदिक काल में गोप कहा जाता था राजा को। अगली स्लाइड। राजा यज्ञों का आयोजन कराता था, जो यज्ञ होते हैं उनका आयोजन करवाता था। कौन कौन से थे? राजसूय यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ थे और वाजपेयी यज्ञ थे। राज्याभिषेक के समय होता था, कालांतर में प्रतिवर्ष मनाने लगे थे बाद में आकर। ये अश्वमेध यज्ञ हुआ, ये साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। मतलब इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ लिया उसी से युद्ध होता था। ये इसका जो समयावधि थी वो 3 दिन थी। वाजपेयी यज्ञ, इसमें खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव क्या करता था? जीतता था। वाजपेयी यज्ञ में राजा भी इसमें हिस्सा लेता था और हर वक्त, हर टाइम, ऑलवेज जीता था। राज्य के पास स्थायी सेना नहीं थी। सम्राट जो हो गया था निरंकुश हो गया था, उसके जो शक्तियाँ थी वो अपने अधिकार में कर ली थी उसने। विधक का उल्लेख नहीं मिलता है यहाँ। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति के अधिकार कम हो गए थे। अथर्ववेद में सभा व समिति को, अथर्ववेद में जो कहा गया सभा और समिति को, वो 2 पुत्रियां बताया गया। किसकी? प्रजापति की। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। अब इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी, कर ली थी इन्होंने, लोहे की खोज कर ली थी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख भी मिलता है। आर्य पशुपालन भी करते थे और गाय एवं घोड़ा पर्य पशु थे। तो यहाँ भी गाय एवं घोड़ा पर्य पशु थे, वहाँ ऋग्वेदिक काल में भी गाय और घोड़ा पर्य पशु थे। पशुपालन वहाँ भी करते थे, यहाँ भी हो रहा है। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। वहाँ निष्क द्वारा होता था, जो सोने के जवाहरात होते थे उनके तरीके से होता था, और यहाँ गाय द्वारा भी व्यापार होने लगा था, स्टार्ट हो गया था। बस आज के लिए इतना ही आलम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।